तो मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे। जेडीयू ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 2 दिन में सीएम नीतीश ने पार्टी के सभी 101 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया। बड़ी रणनीति के तहत जेडीयू ने लगभग 50% सीटों पर नए चेहरों को उतारा है। कई विधायकों को रिपीट किया है और पिछले चुनाव में हार के बावजूद कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर सीएम नीतीश ने दोबारा भरोसा जताया है। जेडीयू की लिस्ट में क्या है खास, किस तरह से साझे गए हैं जातीय समीकरण, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बुधवार को 57 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद गुरुवार को जेडीयू ने 44 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में भी करीब 50% यानी 22 नए चेहरों पर सीएम ने भरोसा जताया है। 16 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि पिछली बार हारे 6 प्रत्याशियों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। 44 उम्मीदवारों की लिस्ट में 9 महिलाओं का नाम शामिल है। 6 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट की तरह ही सीएम ने न्यू फेस और जाति फैक्टर पर ही दूसरे चरण की भी रणनीति बनाई है। जेडीयू ने वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव को सुपौल से, जयंत राज को अमरपुर और जमा खान को चैनपुर से टिकट दिया है। जमा खान के अलावा मुख्यमंत्री ने 3 और मुस्लिमों को टिकट दिया है। अररिया से शगुफ्ता अजीम, अमौर से सबा जफर को पिछले चुनाव में हार के बावजूद टिकट दिया गया। बीजेपी कोटे की जोकीहाट सीट पर इस बार जेडीयू ने मंजर आलम को मैदान में उतारा है। पिछली बार निर्दलीय जीते मंत्री सुमित कुमार सिंह को चकाई, लेशी सिंह को धमदाहा और शीला मंडल को फुलपरास से टिकट दिया गया है। 9 महिलाओं में केसरिया से शालिनी मिश्रा, बाबू बरही से मीना कामत और शिवहर सीट से नए चेहरे श्वेता गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। त्रिवेणीगंज सुरक्षित सीट से सोनम रानी सरदार, बेलागंज से उपचुनाव जीतने वाली मनोरमा देवी और आरजेडी से पाला बदलकर आई विधायक विभा देवी को नवादा से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार चुनाव हारे शंभू सुमन को मनिहारी, मनीष कुमार को धुरैया और वशिष्ठ सिंह को करगहर से टिकट दिया गया है। जहां पीके की जन्मस्थली से जनसुराज ने भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को चुनाव मैदान में पहली बार उतारा है। जेडीयू ने पूर्व सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को जहानाबाद से, शिवहर विधायक चेतन आनंद की सीट बदलते हुए नबीनगर से और मगध के कद्दावर भूमिहार नेता अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज को घोसी से टिकट दिया है। बीजेपी के साथ कई सीटों की अदला बदली में सीएम नीतीश ने पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, कहलगांव से शुभानंद मुकेश और काराकाट से महाबली सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना होगा टिकट बंटवारे में जेडीयू की बनाई गई रणनीति चुनाव में कितना कारगर साबित होती है और सीएम नीतीश सत्ता बरकरार रखने में सफल हो पाते हैं या नहीं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के चयन में दोनों दलों ने सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट दिए, जबकि बीजेपी ने भूमिहार और राजपूत उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया। बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट में क्या है जातीय समीकरण, दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार चुनाव को लेकर जैसे जैसे नॉमिनेशन का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी तेजी से किया जा रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बराबर सीटों पर लड़ रही बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हम ने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि चिराग पासवान ने एलजेपी-आरवी की 29 में से 14 सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। खास बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि तमाम दबावों और समीकरणों के बावजूद नीतीश ने अपनी पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग को बरकरार रखा है। 9 भूमिहार, 10 राजपूत, 2 ब्राह्मण
और एक कायस्थ को जेडीयू ने टिकट दिया है। लवकुश समीकरण के कोर वोट को साधने के लिए सीएम नीतीश ने गैर यादव ओबीसी पर ज्यादा फोकस किया है। 13 कुशवाहा और 12 कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। 8 यादव और वैश्य समाज के 2 नेताओं को टिकट दिया है। सीएम नीतीश ने करीब 36% की आबादी वाले ईबीसी के मजबूत वोट बैंक को साधने के लिए 8 धानुक, 3 मल्लाह, 2 गंगौता, 2 कामत, 2 चंद्रवंशी, 2 तेली, 2 कलवार और हलवाई, कानू, अग्रहरी, सूढ़ी और गोस्वामी समाज से एक व्यक्ति को टिकट दिया है। गैर पासवान महादलित पर फोकस करते हुए 5 मुसहर या मांझी, 5 रविदास, 2 पासी और पासवान, धोबी, सरदार, बांसफोड़ और खरवार जाति के एक नेताओं को टिकट दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय से 4 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है, यानी कुल 22 सवर्ण, 37 पिछड़ा, 22 अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के 16 उम्मीदवारों पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 16 भूमियार, 21 राजपूत, 11 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। 6 यादव, 5 कुशवाहा, 2 कुर्मी और वैश्य समाज से 15 नेताओं को टिकट दिया है, यानी कुल 49 सवर्ण, 24 पिछड़ा, 16 अत्यंत पिछड़ा और 12 SC/ST उम्मीदवारों के समीकरण के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है। करीब 15 साल पहले 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी यानी लवकुश, अति पिछड़े और गैर पासवान महादलित साथी और पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साथ लेकर एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था। यही वो सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है जिसने नीतीश को बिहार की सियासत में अपराजेय बना दिया। सीटों के चयन में भी नीतीश अपनी उसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हैं जो उनके राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। देखना है ये रणनीति इस बार के चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। वीआईपी के कार्यकर्ताओं का अब सब्र टूटने लगा है। आरजेडी और कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी और कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप वीआईपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। वीआईपी के कार्यकर्ताओं का सब्र टूट रहा है। आरजेडी और कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप, धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव में सबक सिखाने की भी चेतावनी दी जा रही है। सहमति नहीं बनने पर वीआईपी के कार्यकर्ता नाराज हो चुके हैं। सीट बंटवारे पर वीआईपी के कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब दे रहा है। महागठबंधन में प्रत्याशियों का सिंबल लगातार दिया जा रहा, लेकिन वीआईपी के कार्यकर्ताओं का धैर्य अब टूटने लगा है, क्योंकि वीआईपी की सीटों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई। पटना के होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर मुकेश सहनी को धोखा देने का आरोप लगाते हुए चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली। कार्यकर्ताओं से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। उर्फ मुकेश सहनी का अब तक मामला नहीं सुलझा है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग दी जा रही है, लेकिन टाइम बदल जा रहा है। फिर से एक बार कहा जा रहा है कि इंतजार कीजिए, जल्द फैसला सामने होगा। हमारे साथ कई कार्यकर्ता और नेता हैं वीआईपी पार्टी के जो नाराजगी साफ तौर से जाहिर कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये मुकेश सहनी जी जितनी सीटें मांग रहे थे, अब तक मामला कहाँ फंसा हुआ है महागठबंधन? मामला तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी फंसाए हुए हैं। अभी तक अगर फंसाइएगा तो आपका भी नैया पार नहीं होगा। मलाह का आबादी 10% है। हम लोग केवट, मुड़ियारी, चाई, बिंद, बनपर, तियर, सुरहिया, नोनिया, बेलदार, तुरहा 22 उपजातियां में बटे हुए। हम लोग जहां भी रहते हैं जत्था में रहते हैं। 500 घर, 200 घर, 1000 घर रहते हैं। तो हम लोग जहां भी रहते हैं एक मोहल्ला में 5-5 हजार, 10-10 हजार, 2-2 हजार सब जगह आबादी है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस से भी इनकी बातचीत हुई, आरजेडी से भी बातचीत हुई और सभी से बातचीत के बाद भी अब एक तरफ सिंबल दिया जा रहा है लगातार, लेकिन वीआईपी कैंडिडेट का अब तक फैसला नहीं हुआ है और क्या करेंगे ये भी पता नहीं। यही तो डर लग रहा है कि कहीं पिछला बार के तरह इस बार भी खंजर ना भोंक दे। कौन? तेजस्वी यादव अपना कल नॉमिनेशन करा लिए आप, हम लोग के रोके हुए हैं, ऐसे कैसे होगा? अभी तो हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। कब तक रहेंगे ये पता नहीं है। अभी पता नहीं है। ये तो हमारे शीर्ष नेता इसका अथी करेंगे। उधर से अगर हरी झंडी नहीं मिली एनडीए में तब क्या करेंगे? अब तो ये तो हम शीर्ष नेता न बताएंगे। हम लोग तो, आप लोग भी तो चाह रहे होंगे ना कि तो कर्ज करता है, उनका सिपाही है। शाम के बाद भी कुछ क्लियर नहीं है कि रात तक क्या होना है।
देखना ये है कि आखिर वीआईपी का स्टैंड क्या होता है, मुकेश सहनी अब क्या करते हैं, क्योंकि एनडीए से ही बुलावा आ सकता है या इंडिया गठबंधन भी इन्हें मना सकती है। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मुख्यमंत्री में एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। 3 दिन के दौरे पर बिहार आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिनों में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। कल सारण में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कल सारण में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। 3 दिन के दौरे पर बिहार आए हैं। तीनों दिनों में कई कार्यक्रम होंगे और कल सारण में जनसभा को संबोधित करेंगे। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कल सारण में जनसभा को संबोधित करेंगे। आप बिल्कुल देखिए संतोष, एयरपोर्ट पर सभी अधिकारी जो हैं अलर्ट पर हैं और यहाँ से अब अमित शाह निकलने वाले हैं। पटना लैंड कर गई है उनकी फ्लाइट और यहाँ से सीधे बाहर निकलेंगे। एक निजी चैनल का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कल का जो कार्यक्रम है वो पहले से तय किया गया है। कल 11 बजे छपरा जिला की तरैया विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और वहाँ पर भी सभी प्रकार की तैयारी कर ली गई है। और इसके अलावा कल ही जो है शाम 4 बजे जो है ज्ञान भवन में बुद्धिजीवियों का जो सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो बीजेपी नेता हैं उनके साथ चुनावी तैयारी को लेकर कल बैठक भी करेंगे और उनसे फीडबैक भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अब पटना पहुंचने वाले हैं। कल से जनसभा की शुरुआत हो जाएगी और कुल मिलाकर ये कहें कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो तैयारी में जुट गए हैं। एयरपोर्ट पर हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए सुरक्षा कर्मी पहले से यहाँ मौजूद हैं और अब ट्रैफिक को अब स्मूथ किया जा रहा ताकि गृह मंत्री जो है बाहर निकलेंगे तो उन्हें आसानी से जो एक तरह से कार्यक्रम स्थल है वहाँ पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं वो भी पहुँच गए हैं पटना एयरपोर्ट और गृह मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। अंदर में कहा जा रहा है स्टेट हैंगर से सीधे बाहर निकलेंगे और निजी चैनल कार्यक्रम में जाएंगे। तो कैमरामैन राहुल लगातार आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि सीटों की जो एक तरह से बात हो रही थी, जो असमंजस की स्थिति थी, उस पर पूरा फॉर्मूला सामने आ गया है। सीट शेयरिंग के बाद, प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनाव प्रचार की तैयारी चल रही है और जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो भी बीजेपी ने पहले ही से जारी कर दी है। जो भी नेता है उनका नाम है और अब पटना जैसे ही आएंगे उसके बाद एक तरह से तमाम जो तैयारी है उसकी रूपरेखा को वो जान सकेंगे और यहाँ से वरीय नेता जो है बीजेपी के उनके साथ मंथन भी करेंगे। तो आज की रात जो है एक निजी चैनल कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद जो है एक तरह से अब देखिए अलर्ट है और अब बस चंद मिनट में कहेंगे अमित शाह जो है जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो अब बाहर निकलेंगे। एस्कॉर्ट की गाड़ी आपको दिखेगी अब और धीरे धीरे अब जो है रोड को अब एक तरह से अब स्मूथ कर दिया गया है और ट्रैफिक को रोक दिया गया है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाहर निकलने वाले हैं। जो काफिला है अब यहाँ से गुजरने वाली है। तो रात में कार्यक्रम है, कल तरैया में जो एक तरह से जनसभा को संबोधित करेंगे उसको लेकर पहले से कार्यक्रम तय रखे गए हैं। और बता दें आपको रजनीश, बताया जा रहा है कि 3 दिन के कार्यक्रम में आ रहे हैं। आज निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद क्या कोई मीटिंग भी है एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ, एनडीए के नेताओं के साथ? देखिए एनडीए के तमाम नेता आज साथ रहेंगे, लेकिन आज कोई बैठक नहीं है नेताओं के साथ। आज निजी चैनल का जो कार्यक्रम है उसमें अमित शाह बतौर चीफ गेस्ट जो है उसमें शामिल हो रहे हैं और उसके बाद आज रात विश्राम करेंगे और कल जो है सुबह 11 बजे छपरा में जो कार्यक्रम है तरैया में जनसभा, वहां पर बड़ी आबादी को संबोधित करेंगे और उसके बाद कल ही छपरा से लौटने के बाद पटना के ज्ञान भवन में जो बुद्धिजीवियों का जो सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे और उसके बाद कार्यक्रम से निकलने के बाद बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी तैयारी को लेकर बैठक करेंगे और फीडबैक भी लेंगे कि चुनाव में क्या स्थिति है बिहार में। तो लगातार ये फीडबैक लेने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और अब थोड़ी देर में अमित शाह बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन रजनीश, आप तस्वीरों पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना लैंड कर चुके हैं। उसके बाद एक निजी कार्यक्रम में जाने के लिए वो इस समय एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। उसके बाद आज रात एनडीए के नेताओं के साथ वो मिलेंगे भी। हालांकि कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन चूंकि वो पटना में मौजूद हैं तो एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप होगा। उसके बाद कल महत्वपूर्ण जनसभा है, सारण में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद शाम को बुद्धिजीवियों के साथ एक और मीटिंग होगी, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शाम के समय का वो कार्यक्रम, और उसके बाद लगातार ये मंथन चलेगा कि एनडीए के कार्यकर्ताओं को किस तरह से इस बार चुनाव में जिताया जाए, क्या रणनीति रहेगी इस पर। और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वो कार निकल चुकी है इस समय पटना एयरपोर्ट से, और ट्रैफिक था उसको रोक दिया गया। तस्वीरें इस समय न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। अमित शाह का काफिला बाहर निकल चुका है। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट से वो बाहर निकल चुके हैं। थोड़ी देर में वो अपने एक निजी कार्यक्रम के बाद एनडीए के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें इस समय सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी के पूर्व सांसद सरफराज आलम का इस्तीफा हो चुका है। आरजेडी के सभी पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सरफराज आलम ने आरजेडी अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं सरफराज, सीमांचल के बड़े आरजेडी नेता रहे हैं तस्लीमुद्दीन, उनके बेटे हैं सरफराज, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की कॉपी भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आरजेडी के पूर्व सांसद सरफराज आलम ने यह इस्तीफा दिया है। आरजेडी के सभी पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया। सरफराज आलम ने आरजेडी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भी भेज दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं सरफराज, और सीमांचल के बड़े नेता के तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान है। इस्तीफे की कॉपी इस समय सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।